जो मोदी से नहीं हो पाया वो करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ला रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून। ये वो कानून है जो मोदी भी लाना चाहते थे पूरे देश के लिए, लेकिन कुछ कारणों से वो नहीं ला पाए। वो क्या कारण है इनके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले ये आपको बताना ज़रूरी है कि अभी ये कानून आया नहीं है, इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसके मसौदे पे अभी ड्राफ्ट उसका तैयार हो रहा है, लेकिन उसके पहले ही जो सत्ता के मिडल मैन हैं, सत्ता के बिचौलिए हैं और जो सत्ता के दलाल हैं, उन्होंने अपना जो बवाल है वो जम के काटना शुरू कर दिया है। विपक्ष के खेमे में एक तरह से मुर्दानगी छा गई है अभी, जबकि ये कानून आया नहीं है। और जब ये कानून आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या कुछ करने वाले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। उन लोगों की सांसें थमनी शुरू हो गई हैं जो मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी से सत्ता की मलाई आज़ादी से लेकर आज तक खाते आ रहे हैं। अभी कानून बना नहीं है, अभी कानून आया नहीं है, लेकिन जो अफवाहबाज गैंग है वो अपने काम में जुट गया है। तरह तरह के शगुफे छोड़े जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इस कानून के आने से मुसलमानों के जो वोटिंग राइट्स हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। कुछ तो यहाँ तक बात बढ़ा रहे हैं कि जब ये कानून आ जाएगा तो मुसलमानों की जबरन नसबंदी कर दी जाएगी, वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में इमरजेंसी के दौरान में की गई थी। अब जब आपको पता नहीं है कानून क्या है, कानून के बारे में जानकारी नहीं है, जब इसकी जो संवेदनशीलता है लोगों में वो कैसी रहेगी, एक्सेप्टेंस होगी नहीं होगी, उसके बाद क्या उसमें चेंजेस आएंगे, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म करने में ये लोग पूरी तरह से जुट गए हैं। ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जानकार हैं, कानून के बहुत वो एक्सपर्ट अपने आप को मानते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, ये निजता के कानून की अवहेलना है। और ऐसे ही लोग ये भी कह रहे हैं कि अब योगी मोदी हमारे घर की चार दीवारी में घुस रहे हैं, अब योगी मोदी हमारे बेडरूम तक घुस रहे हैं और ये बता रहे हैं हमको कि हमें कब क्या करना है और कितना करना है। ये लोग सड़कों पे पक्का उतरेंगे जब ये कानून आ जाएगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करेंगे, और इनकी कोशिश होगी कि दंगा हो जाए तो बहुत बेहतर है। और ये वही लोग हैं जो किसी समय में हम दो हमारे दो के बड़े पक्षधर थे, और आज वही लोग जो हैं इस कानून के विरोध में बोल रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि ये कानून की अवहेलना थी। अगर आज ये कानून की अवहेलना इस कानून में हो रही है जनसंख्या को कंट्रोल करके, तो इंदिरा गांधी के समय में जब ये हम दो और हमारे दो का नारा दिया गया था तब ये कानून की अवहेलना नहीं थी। ये वही लोग हैं कि हम दो और हमारा दो का नारा देने के बाद मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या को उन्होंने बड़े आराम से नज़रअंदाज किया, मानो हम तो और हमारे दो का नारा जो है वो सिर्फ हिंदू और जो दूसरे सिख, बौद्ध और जैन हैं उनके लिए हो। अब योगी द्वारा जो ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये क्या है, इसके क्या प्रावधान हैं और उन प्रावधानों का क्या असर होगा, और क्या वाकई ये कानून उत्तर प्रदेश के लिए लाना ज़रूरी था, इन सब बातों पर तो विस्तार से चर्चा होगी। पर पहले ये सोच लेते हैं कि क्या इस कानून को लाने का मकसद उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी को रोकना था? क्या इसके द्वारा उत्तर प्रदेश की लोगों की समस्याएं कुछ कम होंगी, उनमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? रोटी की समस्या, मकान की समस्या, कपड़ों की समस्या, वो समस्या उत्तर प्रदेश में कम होंगी? या इस कानून को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करके योगी आदित्यनाथ हिंदुओं में अपनी जो कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि है उसको नई दिशा और नई तेज़ धार देना चाहते हैं? जहाँ तक इस कानून का सवाल है, अभी ये फाइनल ड्राफ्ट तो नहीं आया, लेकिन जो बातें इसके बारे में कही जा रही हैं कि ऐसे प्रावधान इसमें होंगे, उनको तो देखते हुए लगता है कि ये कानून उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत फ़ायदे का होगा। क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला तो ये फ़ायदा होगा कि जो रिसोर्सेज हैं, जो सीमित संसाधन हैं, उनका बेहतर बंटवारा होगा और उनका बेहतर उपयोग होगा। साफ सी बात है, अगर 20 रोटी है और खाने वाले हैं 5, तो पाँचों लोगों का पेट भरेगा। और अगर वही 20 रोटी है और खाने वाले हैं 50, तो पेट किसी का नहीं भरेगा। और जब पेट किसी का नहीं भरेगा
तो लड़ाई झगड़ा होगा, मारो मार होगी, आपस में एक दूसरे के गले काटे जाएंगे। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आबादी सीमित है, रिसोर्सेज सीमित हैं, तो दोनों में तालमेल बैठेगा तो अच्छे से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबको पूरा फ़ायदा जो है रिसोर्सेज का वो मिल पाएगा, अच्छे से मिल पाएगा। दूसरी बात, जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही उनका समाज में दबदबा होगा और वो अपनी बात लोगों से, जो कमेटीज़ हैं उनसे या सरकार से मनवा सकेंगे, उन लोगों को ब्रेक लग जाएगी इस कानून के आने से। अभी तो ये है कि बच्चे पैदा किए जाओ, सरकार से रोटी भी मिल जाएगी, बीमार हुए तो अस्पतालों में इलाज भी हो जाएगा और पढ़ाई भी सरकार करवा ही देगी। लेकिन एक बार जब ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया तो ये सबको पता है कि जहाँ पे तीसरा बच्चा हुआ तो न सरकार आपको मुफ्त का अनाज देगी, न मुफ्त का आपको इलाज होगा और न ही आपको मुफ्त की शिक्षा मिलेगी। तो जो लोग अनाप शनाप आबादी बढ़ा रहे थे उन पे इस कानून के आने से ब्रेक लगना तय है। वैसे तो इंदिरा गांधी ने अपने समय में हम दो हमारे दो का नारा दिया था, लेकिन अब उन्हीं के पार्टी के राशिद अल्वी वो इस कानून को असंवैधानिक बतला रहे हैं। अब ये उस कानून को निजता के अधिकार की जो अवहेलना है वो बतला रहे हैं। अब अगर ये कानून वाकई ही संविधान की अवहेलना है, असंवैधानिक है, तो इंदिरा गांधी के समय में ये संवैधानिक कैसे था? इसीलिए मुसलमानों का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो समझदार तबका है, वो तो इस किस्म के किसी भी कानून का स्वागत करता है, वो ऐसे किसी भी कानून का हिमायती है। लेकिन वो लोग जो अनाप शनाप आबादी बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं वो इस कानून का विरोध कर सकते हैं। और जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियाँ हैं तथाकथित जो सेकुलर अपने आप को बतलाती हैं, वो पार्टियाँ ऐसे ही लोगों का जो अनाप शनाप आबादी बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं उनको आगे रखती हैं और पीछे से पर्दे में रह करके अपना एजेंडा चलाती हैं कि किसी न किसी तरह से सत्ता उनके पास में आ जाए और वह सत्ता की मलाई जैसे आज़ादी से लेकर अब तक खाते आए थे वैसे ही आगे भी खाते रहे। तो अब इस वक्त हम ये जान लेते हैं कि योगी जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या बातें उसमें शामिल करने की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं, उन पर एक नज़र हम डाल लेते हैं। जो तो अपने परिवार को 4 लोगों तक सीमित रखेंगे उनको सरकारी सुविधाएं जैसे अब तक मिलती आई थी वैसे मिलती रहेंगी। लेकिन जो लोग अपने परिवार को 4 से अधिक बढ़ाएंगे, यानी 2 पति पत्नी और बच्चे वो 2 से अधिक करेंगे, उनकी जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, चाहे वो राशन की सुविधा है, इलाज की सुविधा है, पढ़ाई की सुविधा है, सरकारी नौकरी की सुविधा है, या और ऐसी जितनी भी सुविधाएं हैं उन पे बंदिश लगा दी जाएगी। जैसे कि आपको पता ही है कि कोरोना काल के दौरान लोगों को मुफ्त का अनाज जो था वो दिया गया, अस्पतालों में लोगों का मुफ्त इलाज किया गया और अब टीकाकरण भी पूरे देश में लोगों का जो है मुफ्त किया जा रहा है कोरोना को लेकर के। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बच्चों की फ्री हो जाती है, किताबें मुफ्त मिल जाती हैं, कापियाँ मुफ्त मिल जाती हैं, बैग्स मुफ्त मिल जाते हैं और मिड डे मील मुफ्त में मिल जाता है। अब जो लोग संतानों में वृद्धि करेंगे, 2 से अधिक बच्चे करेंगे, उनको ये सुविधा मिलनी बंद हो जाएगी। और ये बात समझ में भी आती है कि 4 लोग हैं तो 4 लोगों को तो मुफ्त में खाना दिया जा सकता है, लेकिन 10-10, 15-15, 20-20 परिवार वाले लोगों को मुफ्त में खाना कब तक और कहाँ तक बांटा जा सकता है, ये तो एक आम आदमी को समझ में आता है। अगर अस्पताल में आप जाते हैं तो अस्पताल में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो मुफ्त में तो नहीं मिलती, उनका खर्चा कौन वहन करेगा? अगर लिमिटेड परिवार हैं तो एक बार खर्चा वहन करने की सरकार सोच भी सकती है, लेकिन अगर अनलिमिटेड बच्चे होंगे, 15-15, 20-20 बच्चे होंगे तो कैसे अफोर्ड होगा? सरकारी स्कूलों में आप देखिए, हालांकि किताबें मुफ्त मिल जाती हैं, कापियाँ मुफ्त मिल जाती हैं, लेकिन जब स्कूल में पढ़ाई होती है तो पढ़ाई के वक्त क्लासें खाली मिलती हैं, पढ़ाई के टाइम पे कोई स्कूल में नहीं जाता। लेकिन जैसे ही दलिया बांटने की बारी आती है या खिचड़ी बांटने की बारी आती है, बच्चे जो हैं वर्दी पहन के हजूम खाना खाने के टाइम में स्कूल में पहुँच जाएंगे और उसके बाद वहाँ से गायब। तो ऐसे लोगों पे, ऐसे परिवारों पे बंदिश लगेगी इस कानून से, और ऐसे
कानून की ज़रूरत है, ऐसे बंदिशें लगनी भी चाहिए, नहीं तो ये सिलसिला अधिक देर तक नहीं चल पाएगा। आपको पता है कि ये जो मुफ्त की जो स्कीमें चलाई जाती हैं, फ्री में राशन, फ्री में दवाइयाँ, फ्री में पढ़ाई, ये अफोर्ड कहाँ से होती हैं, इनके लिए पैसा कहाँ से आता है? पूरे देश में 3% लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, और ये जो 97% की जो पार्टी चलती है ना मुफ्तखोरी की, ये 3% लोगों के बेसिस पे ही चलती है। लोग ये कहते हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल मोदी जी सस्ता क्यों नहीं कर रहे? अरे जब मुफ्तखोरों की तादाद देश में लगातार बढ़ती जाएगी तो पेट्रोल सस्ता कहाँ से होगा? आपको पता है हिंदुस्तान में हर दिन 70,000 बच्चे जन्म लेते हैं, 70,000, जबकि जो हमसे एडवांस मुल्क हैं जिनको हम अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, चाइना में हर दिन मात्र 40,000 बच्चे पैदा होते हैं। यानी हिंदुस्तान में लगभग चाइना से दुगने बच्चे हर दिन पैदा हो रहे हैं। और अगर आप रूस की बात करें, रशिया की बात करें, वहाँ पे हर दिन सिर्फ 5,000 बच्चे पैदा होते हैं। जबकि अगर इन देशों के संसाधन देखें, इन देशों का एरिया देखें, तो हमसे कई गुना अधिक। तो कैसे हम उनका मुकाबला कर पाएंगे अगर हम अपने आबादी पे कहीं रोक नहीं लगाएंगे? कानून के जानकार ये भी सलाह दे रहे हैं कि केवल सरकारी सुविधाओं को बंद करने से ही कुछ नहीं होगा, इसके साथ साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान इस कानून में होना चाहिए। और ये बात सही भी है। बहुत से आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे कि हमको नहीं चाहिए मुफ्त की पढ़ाई, हमको नहीं चाहिए मुफ्त की शिक्षा, हमको नहीं चाहिए मुफ्त का इलाज, हम अपना इलाज करवा लेंगे। और ऐसे लोग 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करेंगे, किसी को फल की दुकान पर रख देंगे, किसी को रेहड़ी पर रख देंगे, किसी को पंक्चर की दुकान पर रख देंगे। इनका तो किसी ना किसी तरह से गुजारा हो जाएगा, लेकिन देश का बेड़ा गर्क होना ऐसी बढ़ती हुई आबादी में तय है। सीधी सी बात है कि देश के साधन सीमित हैं। जब देश के साधन सीमित हैं, राज्य के साधन सीमित हैं, तो बच्चों को अनलिमिटेड पैदा करने की सुविधा या आज़ादी कैसे दी जा सकती? अगर राज्य के साधन अनलिमिटेड होते तो ठीक है, फिर जितने बच्चे आप पैदा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि साधन सीमित हैं, तो बच्चों पे भी कहीं ना कहीं रोक तो लगनी ही चाहिए, और ये बात पूरी तर्क पे सही भी उतरती है। दोस्तों, क्या पूरे देश में एक जनसंख्या कानून होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।